अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में भव्य रैली की और उसमें भारी भीड़ भी उमड़ी हुई थी। लेकिन विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उस भीड़ को इकट्ठा किया गया। हालांकि जिस तरह का बदलाव बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। कई ऐसे सवाल है लेकिन लोगों के मन में, जिस पर बातचीत करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है मनोज जी। धन्यवाद। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब लोगों की ओर से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भीड़ दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है, वो भीड़ प्रायोजित थी। इस पर क्या है जवाब आपका? सीधे आरोप आप लोगों के ऊपर है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, वहां की सरकार की ओर से उस भीड़ को बुलाया गया था। नहीं, दो बात समझिए। एक तो माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था जी, सरकारी कार्यक्रम था। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में प्रशासन लगे, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं समझ में आती। दूसरी बात, जहां तक भीड़ का सवाल है, तो मुझे लगता है कि पहले भी श्रीनगर में लोगों की रैलियां हुई हैं। अनेक प्रधानमंत्री जी लोगों ने रैली की है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बात बताना चाहता हूं कि जो उत्साह था जी, और स्वयं लोग आना चाहते थे, नहीं तो जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि बक्सी स्टेडियम में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी, उसकी कैपेसिटी 35,000 है जी। वो एक फीफा स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है, जो पीएमडीपी में प्रधानमंत्री जी के कारण ही 45 करोड़ रुपए की लागत से वो बना। 2014 की बाढ़ में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो जहां मंच बना हुआ था उसके पीछे 10,000 की कैपेसिटी को निकाल दिए तो 25,000 सीढ़ियों पर बैठने की जगह थी। ठीक है। 20,000 से ज्यादा कुर्सियां लगी थी। पूरी तरह से पैक था। ठीक है। बगल में एक इंडोर स्टेडियम है जिसकी क्षमता 5,000 है, वो भी पूरी तरह पैक था। कुछ लोग बाहर भी खड़े थे। एक SKICC वहां कन्वेंशन सेंटर है जिसकी क्षमता 3,000 है, वो पूरी तरह पैक था। बाहर भी 10,000 की संख्या में लोग, टेंट लगा हुआ था, स्क्रीन लगा हुआ था, लोग देख रहे थे। ठीक है। बावजूद इसके 7-8 हजार लोगों को हम जगह नहीं दे सके। मैंने इसीलिए मंच से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी जी जी। इसके अलावा 285 ब्लॉकों पर भी लाइव कार्यक्रम लोग देख रहे थे। और मेरे पास, आप कहेंगी तो मेरे पास हर ब्लॉक की डिटेल है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ पिक्चर सहित। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। 400-500 लोग हर जगह थे। ठीक है। और अर्बन लोकल बॉडी, चाहे वो हमारी टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, वहां भी स्क्रीन लगा करके लोग देख रहे थे। तो एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो अद्भुत है, और लोग उत्साह से आना चाहते थे, लोग आए। और भीड़ के रिस्पांस ने भी बताया होगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बीते कई दशकों में इतनी बड़ी उत्साह से भरी हुई रैली पहली बार हुई है श्रीनगर में, और उसका पर्याप्त कारण है। जिस तरह का बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में कश्मीर घाटी में खासतौर से और पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है, वो अभूतपूर्व है। ठीक है। क्योंकि आदमी को शांति मिले, शांति से आदमी अपना जीवन यापन कर सके, वो भी एक ऐसी जगह जिसे कभी कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता था। मैं समझता हूं कि आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है, इसके कारण लोग आए थे। जब इतना बदलाव आ चुका है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, आप भी अगस्त 2020 में वहां पर उपराज्यपाल के तौर पर पहुंचे और उसके बाद से बहुत सारे कामकाज किए, जिसके बारे में आंकड़ों की जुबानी में जानूंगी भी आपसे। चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा है? विपक्षी दलों का ये सवाल है कि सब कुछ जब इतना अच्छा हो गया है तो चुनाव की तारीखें विधानसभा को लेकर क्यों नहीं सामने आ रही हैं? मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि चाहे वो राजनीतिक लोग हों या आप जैसे मीडिया के लोग, ये सवाल जब से मैं गया हूं तब से पूछा जाता है, जबकि मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं है। जिस दिन पहली बार 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में भाषण दिया था, जिन्होंने भी उनका भाषण सुना है, उस दिन बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने 3 बातें कही। एक, असेंबली की 7 सीटें बढ़ाई जा रही, तो डिलिमिटेशन होगा सबसे पहले। ठीक है। डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होगा और फिर स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम।
अब मैं आपको जरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 7 सीटें बढ़ गई तो उनकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता? प्रशासन तो कर नहीं सकता है। स्वाभाविक रूप से भारत का निर्वाचन आयोग उसकी बाउंड्री तय करेगा। वो एक संवैधानिक संस्था है। डिलिमिटेशन कमीशन बना, जस्टिस रंजना देसाई ने उसे हेड किया। 3 बार वो लोग पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा किए, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए। अभी चुनाव आयोग की टीम फिर जाने वाली है 12-13 एक मिनट जरा मुझे कृपा करके पूरा करने दें। फिर वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस, अब कहने में मुझे 1 मिनट लगा है, लेकिन इस पूरे काम को करने में लंबा समय लगता है। और मुझे लगता है कि शायद ये पहला डिलिमिटेशन कमीशन है जिसने समय सीमा के भीतर बहुत ही कम समय, अल्प समय में डिलिमिटेशन का काम खत्म किया। अब डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होना चाहिए, स्वाभाविक है। ठीक है, तो चुनाव होना चाहिए तो 2018 की मतदाता सूची पर तो 2023 का चुनाव नहीं हो सकता है। तो जो नए मतदाता बने हैं उनको इनरोल करना ये बड़ा आवश्यक। तो अभी चुनाव आयोग की जो टीम जा रही है, कृपा करके आप मेरी बात सुनिए। वो काम चुनाव निर्वाचन आयोग ने खत्म कर लिया 2 महीना पहले। लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आपको मालूम है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑलरेडी ये बात कही है कि विधानसभा के चुनाव सितंबर तक कराइए। मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का 100% अक्षरशः पालन प्रशासन जम्मू कश्मीर का करेगा। तो एक मोटा मोटी तारीख बता दीजिए ना कि कब तक, क्योंकि बार बार आप लोगों से ये सवाल पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग भी सीमा का अतिक्रमण कर देते हैं। भारत संविधान से चलता है। चुनाव आयोग की तिथि बताना ये किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या दूसरे का काम नहीं है, ये काम भारत के निर्वाचन आयोग। विपक्षी दल तो सरकार से ही ये सवाल पूछ रहे हैं, वो चुनाव आयोग से तो पूछना ही नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें के आधार पे हमने ये सवाल मुझे लगता है कि जिनको भी भारत के संविधान के बारे में थोड़ा पता है, उनको ये बात पता है कि निर्वाचन की तारीख निर्वाचन आयोग तय करता है। लेकिन मैंने जोर देकर के कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो पूरी तरह से जमीन पर लागू किया जाएगा, 100% लागू। ठीक है। जम्मू कश्मीर में किस किस तरह के बदलाव आए हैं ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके पहले अब चूंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और बड़े सारे दोस्त ढूंढे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जब आपको जम्मू कश्मीर भेजा गया था तो एक खांटी राजनीतिक व्यक्ति को, जो राजनीति में पूरी तरह से माहिर है, उसको जब उपराज्यपाल बनाया गया तो उसके पीछे सियासी सोच भी थी। अब ये बताइए कि वहां पर भी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है कि तर्ज पर क्या आप भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप जानती हैं। हाँ। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य भी नहीं। तो मेरा ये दायित्व तो नहीं कि किसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा, कौन राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा। दोस्ती करने के लिए तो लोग आते होंगे ना। फारूक अब्दुल्ला साहब ने हाल ही में एक बयान भी दिया था। ये दोस्ती या ये दुश्मनी, ये राजनीतिक दलों का काम है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा केवल एक काम है, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, और ये मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। अभी ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ये सही है या गलत है? ये भी निर्वाचन आयोग बताएगा कि सही है या गलत है। आप लोगों से बातचीत तो हुई होगी, मौजूदा हालात 12-13 को निर्वाचन आयोग की टीम आ रही है जी। जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात करेगी, तैयारियों का जायजा लेगी। प्रशासन के मुखिया के नाते मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जो निर्देश होगा निर्वाचन आयोग का, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। मैंने कहा ना कि ये तय करना निर्वाचन आयोग का काम है। ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है सितंबर तक, वो निश्चित रूप से हो जाएगा। मतलब सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तब तक हो जाएंगे। जो कब होंगे ये माननीय ये निर्वाचन आयोग आ रहा है वो बताएगा। ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, प्रधानमंत्री ने ये जो रैली की है, ज्यादातर उसमें मुस्लिम चेहरे हम सब ने देखे और यकीनन श्रीनगर वैसा क्षेत्र भी है, वहां पर उन्हीं की प्रतिनिधित्व उनका ज्यादा होता है। तो इस रैली के बाद क्या बदला, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में, इस सवाल का कोई महत्व नहीं है और इस तरह का सवाल होना भी नहीं चाहिए।
कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो भारत के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। उनका धर्म क्या है इससे मेरा कोई मतलब नहीं। और मुझे लगता है कि वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की सभा में वो आए थे। एक ऐसे प्रधानमंत्री की सभा में आए थे जिसने कश्मीर में एक नई आकांक्षा, एक नई आशा पैदा करी है। उम्मीद की किरण लोगों में दिख रही है। और वो कश्मीर जहां पता नहीं कितने बच्चों ने अपने आंख की रोशनी खो दी पिलेट गन से, पता नहीं कितने निर्दोष लोगों की जानें चलेंगी, कितनी माताएं जो है इसके लिए बिलखती रही, कितनी बहनें विधवा हो गई। मैं समझता हूं कि ये सब पिछले 5 वर्षों में बंद हो गए। मामूली बड़ी उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर के वैली में जो प्रोजेक्ट चले, मैंने एक एक करके वहां बताया था जी। किस तरह से सड़क का काम हुआ है। श्रीनगर शहर जब G20 की बैठक हुई तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि 35 साल में इतना खूबसूरत श्रीनगर नहीं देखा जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक नमूना है श्रीनगर स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ। 100 किलोमीटर पेडेस्ट्रियन और साइकिल पर चलने के लिए जो जगह बनाई गई है शायद देश के किसी दूसरे शहर में नहीं है। लाल चौक को भी आप लोगों ने बदल दिया है। दूसरी बात कि इकोलॉजी का भी हमने पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो हेल्थ सेक्टर हो, बिजली का सेक्टर हो या रोजगार का सेक्टर हो, मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह ध्यान दिया है जम्मू कश्मीर और जिस तरह जम्मू कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो अभूतपूर्व है। और इसका एहसास वहां के नागरिक महसूस कर रहे हैं कि ये बदल हुई। जी। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं मुस्लिम समुदाय कहकर, क्योंकि जब भी बीजेपी की बात होती है तो ये माना जाता है कि दरअसल उस पर मुस्लिम समुदाय का थोड़ा कम भरोसा होता है। लेकिन जब बड़ी तादाद में मुस्लिम चेहरे आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए, तो इस वजह से ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। अब मैं आ जाती हूँ बदलाव को लेकर। आपने कहा कि सड़कों का एक मिनट आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। मुझे लगता है मुझसे ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिएगा। ठीक है। किस किस तरह के डेवलपमेंट के काम, आपने सड़कों के जाल की बात कर दी है, और क्या क्या काम किए गए हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है टारगेट किलिंग को लेकर भी कई सवाल हैं, उसमें उस तरह की कमी दर्ज क्यों नहीं की जा रही? इसके पीछे की सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक डेवलपमेंट का प्रश्न है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहां हाईवे टनल के चल रहे हैं। 2001 की जनगणना के आधार पर जो भी हमारे गांव हैं वो सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कनेक्ट कर दिए गए। 2011 के सेंसस के आधार पर कुछ गांव बचे हैं, वो हमारी प्रियॉरिटी में है। उनको हम नाबार्ड और यूटी कैपेक्स में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। टनल बनने से कितना लाभ है कि सोनमर्ग अब 12 महीने खुल गया। तो एक तो ये हो, दूसरा बिजली की वहां कमी थी। 70 सालों में 3500 मेगावाट बिजली बनती थी। अब इतनी ही प्रोजेक्ट हमने नई हाइड्रो पावर की शुरू की है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 साल से 3 साल में ये सब पूरी हो जाएंगे तो बिजली के मामले में भी जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। सोलर पावर पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और भारत सरकार के सहयोग से अभी 500 मेगावाट सोलर पावर लद्दाख में बनेगा, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन से होकर के जाएगा। तो उस दृष्टि से जम्मू कश्मीर पावर में भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात मैं एग्रीकल्चर की करूंगा। 13 लाख परिवार एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन लॉन्च किया, बजट के अलावा 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, उसमें लगभग 30,000 करोड़ की वृद्धि होने वाली है। तो 13 लाख परिवारों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, और विशेष रूप से 2,62,000 जो हमारे मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान, उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाना। जीआई टैगिंग कई प्रोडक्ट के हो गए। एक सैफरन हुआ करता था, अब 7-8 प्रोडक्ट के जीआई टैगिंग हो गए। तो मुझे लगता है कि उस एप्पल 2/3 प्रोडक्शन हम करते हैं देश का, 2.5 गुना से ज्यादा एप्पल हम पैदा करना चाहते हैं। ट्राउट फिश जो है बड़ी ही बेहतरीन फिश है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। 2 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, अब हम 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे, अब हम मिल्क सरप्लस स्टेट की ओर जा रहे हैं। मतलब ये आप लोगों ने खुद के लिए टारगेट तय करके रखे हैं। ठीक है। की कमी वहां थी 40%, इसमें हमने ये लक्ष्य रखा कि 80% फॉडर हम वहां की जरूरत का अभी आप लोगों ने एक रैंकिंग भी आ चुकी है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। जी
ये बड़े सेक्टर हैं। टूरिज्म अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है। 1,88,00,000, पिछले साल 2,12,00,000। मैं समझता हूं कि अब केवल गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, श्रीनगर या कुछ स्थान नहीं, बल्कि अब ऐसे डेस्टिनेशन हम लोगों ने तय किए हैं जहां लोग आना शुरू किए हैं। मैं समझता हूं कि तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आजादी के बाद से 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया था जी। आज 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल हमारे पास हैं। लगभग 17-18,000 करोड़ के काम जमीन पर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए कि देश में सबसे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। इसलिए देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो प्रपोजल हमारे पास है ये हकीकत में बदल जाए, इसकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, इतने लंबे चौड़े कामकाज आपने गिना दिए हैं। अभी 4 है। ठीक है। 5वीं बात मैं कहना चाहता हूं कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट वी आर प्रोवाइडिंग इन JNK। ऑनलाइन सर्विसेज जब मैं गया था 40 सर्विसेज थी, आज 1120 से ज्यादा सर्विसेज हैं। वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। आप नंबर 1 हैं। वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। और एक में नंबर 1 नहीं है। हाँ। अब जम्मू कश्मीर की रैंकिंग जो नीचे से सूची बनती थी पहले, उसमें जम्मू कश्मीर आता था। अब जम्मू कश्मीर ऊपर से गुड गवर्नेंस के जो भी पैरामीटर्स हैं, हेल्थ पैरामीटर देखिए, वी आर अबव द नेशनल एवरेज। हमारी ग्रोथ देखिए, GST कलेक्शन देखिए, वी आर अहेड ऑफ द नेशनल एवरेज। ठीक है। जिस पैमाने पर आप देखेंगे हाँ, उसमें हम सबसे बेहतर कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बात, मेरी माटी मेरा देश का एक कार्यक्रम हुआ था। यही कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों को पुरस्कृत किया। जम्मू कश्मीर को पहला पुरस्कार मिला, मेरी माटी मेरा देश में। आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा जब निकली तो वो स्थान जिनको देश दूसरे कारणों से जानता था, पुलवामा हो, सोपैया हो, 10-10 हजार 8-8 हजार नौजवान भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये बदलाव हुआ है कश्मीर में। कई बार POK से तस्वीरें सामने आती हैं, वो श्रीनगर में जो स्थिति अभी की है मौजूदा, या जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको लोग सराहते हुए दिखाई देते हैं। तो POK को लेकर भी कुछ एजेंडे में है क्या? ये सच है कि सटा हुआ है POK। बिल्कुल। अब जो लोग देखते हैं कि सीमा के उस पार न सड़क है, न बिजली है, न अस्पताल है, न स्कूल है, आटे और चावल के लिए मारामारी हो रही है। वहीं देखते हैं बगल में कि यहाँ एकदम सुदूर ग्रामीण अंचल में 24 घंटे जगजमाती हुई बिजली है, वहाँ हेल्थ सेंटर है, वहाँ दवा मिल रही है, मुफ्त की दवा मिल रही है, 5 लाख रुपए हर व्यक्ति के इलाज के लिए इंश्योरेंस मिला हुआ है, पढ़ाई हो रही है, सड़कें अच्छी हैं। तो लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए, LG साहब हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये POK में काम करना ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं। जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं और POK का इंतजार आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, POK का इंतजार करना चाहिए, मतलब POK को लेकर भी कुछ प्लानिंग है? लग नहीं, रहा है कोई प्लानिंग नहीं। अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, आप लोग भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लगातार आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े कदम आपकी ओर से उठाए भी गए हैं। फारूक अब्दुल्ला की ओर से खासतौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कहा जाता है कि जानबूझकर कुछ लोगों को चुन चुनकर उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और परिवारवाद को लेकर कहा जाता है कि अगर परिवारवाद होता जम्मू कश्मीर में तो फिर वो चुनाव क्यों हारते, फिर तो उनको चुनाव जीतते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप मुझसे न पूछें तो बेहतर होगा। राजनीतिक सवालों पर मैं राय नहीं दे पाऊंगा। भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार को मैं जवाब दूंगा कि आप किसी कॉमन मैन से पूछिए, कॉमन कश्मीरी से पूछिए, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ये मैं दावा कर सकता हूँ कि ऐसा सिस्टम वहां बनाया है जो सुशासन या गुड गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल आप कह सकती हैं, और पारदर्शी और अकाउंटेबल जवाबदेह प्रशासन हमने दिया है। चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, पूरी DBT से होती हैं। कोई टेंडर अब बिना ई टेंडर के होता नहीं है, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के कोई काम होता नहीं है। समय सीमा में काम हो रहे हैं, कामों का शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन भी समय से हो रहा है। तो निश्चित रूप से व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इसके पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, उपराज्यपाल के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में आप क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं, लोगों का विश्वास हासिल करने में मुझे काफी हद तक सफलता मिली है।
वहां की इकोनॉमी और बेहतर हो, क्योंकि मोटे तौर पर डेफिसिट इकोनॉमी वहां की रही है, उसको तेजी से आगे बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि हमारा बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले की तुलना में काफी बढ़ा है, लेकिन मुझे अभी संतोष नहीं है। मैं चाहता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी मात्रा में बढ़े, और दूसरा कि हमारी इकोनॉमी जो है और बेहतर हो, ताकि विकसित भारत जब बने तो किसी राज्य से जम्मू कश्मीर का योगदान कम न हो। लोगों का भरोसा मिल रहा है, खासतौर से कश्मीर के लोगों का। मुझे लगता है कि इसको लोग भी महसूस कर रहे हैं, और किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति से आप पूछेंगे तो ये बात जरूर कहेगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में हम लोगों को सफलता मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उपराज्यपाल जी, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनोज सिन्हा के जो दावे हैं वो आपने सुन लिया है। जम्मू कश्मीर यकीनन बदल रहा है। अगर वहां की तस्वीर देखेंगे, खासतौर से श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि पहले में और आज में काफी ज्यादा फर्क है। पहले जहां युवा हाथों में पत्थर होते थे, हथियार होते थे, अब वहां पर अपने रोजगार को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव कब होंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में कायम है। आगे क्या मिलता है जवाब, इस पर रहेगी आज तक की नजर।